हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी के। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 17 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि वैश्विक राजनीति के बारे में। वैश्विक मतलब संपूर्ण विश्व। हाँ भैया, संपूर्ण विश्व के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना होगा चलिए जानते हैं एक एक करके। मात्र 3 यूनिट पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस शुरू से ही छोटा ही रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है, बहुत वास्ट नहीं रहता है। तो इसमें 3 ही टॉपिक पढ़ना है। पहला है आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या है, इसके ऊपर जानना है। ठीक। दूसरा है आपका कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल इशू यानी कि वर्तमान विश्व में कौन कौन सी समस्याएं हैं। और तीसरा जाना है ग्लोबल शिफ्ट पावर एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले 1 मार्क्स वाले ही करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण 2 शब्दों से बना है, वैश्व और एकीकरण। विश्व और एकीकरण यानी कि विश्व का एकीकरण करना, संपूर्ण विश्व को एक कर देना, जितने देश हैं सबकी सीमाओं को एक कर देना, यानी कि विश्व में कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के व्यापार कर सकता है। इस दृष्टिकोण से विश्व का एकीकरण करना। ठीक है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं, समाज, राजनीति, संस्कृति आपस में अधिक जुड़ती है और परस्पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि विश्व की व्यापार, संस्कृति, ठीक है, और भी परंपराएं एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरित होती है। जैसे भारत भारत क्या किया, बहुत सारे विदेशी कल्चर को अपनाया है और विदेश भी बहुत सारे भारत के कल्चर को अपनाया है। सही से भारत में एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ये कहाँ का है, भारतीय कल्चर है? नो, नो ब्रो। तो ये जो बोल रहे हैं नो ब्रो, ये सब कहाँ का है, विदेशी कल्चर है। तो कुछ कल्चर को हमने अपनाया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, डिनर, और भी बहुत सारे कल्चर है। खान पान में कुछ कल्चर अपनाए जैसे कि फास्ट फूड वगैरह, तो वो विदेशी कल्चर है। तो कुछ कल्चर परंपराओं को हमने अपनाया, हमारी कुछ परंपराओं को विदेशों ने अपनाया, जैसे कि योग। ठीक है, योग है, ध्यान है, ये सब उन्होंने हमसे अपनाया है। सूर्य नमस्कार है। ठीक है, तो भारत की कुछ परंपराएं विदेशों ने अपनाई, यानी कि विश्व का एकीकरण हुआ। विश्व के व्यापार और अन्य चीज़ें एक साथ क्या हुआ, ये एकीकरण हो गया। ठीक है, चलिए ये कुछ नहीं है, मेहंदी है। चलिए, तो वैश्वीकरण समझ गए कि विश्व की अर्थव्यवस्था और संस्कृति और परंपराओं का एक देश से दूसरे देश तक आदान प्रदान करना। ठीक है, यह वैश्वीकरण है, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी और तकनीक, सूचना और लोगों का बढ़ता हुआ प्रभाव। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी वस्तु हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पूंजी है, तकनीक है और सूचना और लोगों का बढ़ता हुआ प्रभाव। ठीक है, ये वैश्वीकरण है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण के वैकल्पिक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। वैकल्पिक दृष्टिकोण, अगर वैश्वीकरण न हुआ तो क्या करेंगे। वैश्वीकरण के वैकल्पिक दृष्टिकोण को केवल आर्थिक प्रक्रिया न मानकर इसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण प्रभावों को भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण के अलावे और हम लोग क्या क्या करते हैं, वैश्वीकरण के अलावे हम लोग राजनीतिक आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि भारत में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के भी हम लोग चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संप्रभुत्ता क्या है। संप्रभुत्ता इंग्लिश में सोवर्निटी कहते हैं, संप्रभुत्ता। तो संप्रभुत्ता राज्य की अपने क्षेत्र और जनता पर सर्वोच्च राजनीतिक एवं कानूनी सत्ता है तथा बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को संप्रभुत्ता कहते हैं। ठीक है, स्वयं प्रभु, इसको आराम से समझिए। स्वयं मतलब अपना, प्रभुत्व मतलब अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व। ठीक है, तो स्वयं प्रभुत्ता मतलब होता है स्वयं का प्रभुत्व। ठीक है, स्वयं का अधिकार, राज्य की अपने क्षेत्र, जनता, अपनी जनता पर सर्वोच्च राजनीतिक एवं कानूनी सत्ता होती है तथा बाहरी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है। बाहरी रूप से वह बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्वीकरण की
संप्रभुता को कैसे प्रभावित करती है? तो वैश्वीकरण है संप्रभुता को प्रभावित करती है, हाँ बिल्कुल करती है। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मतलब बहुत सारे देशों में जो कंपनी है, जैसे कि एप्पल कंपनी हो गया, अलग अलग देशों में है, एमआई अलग अलग देशों में है, ठीक। वैश्वीकरण बाजार बढ़ता जा रहा है और जिससे राज्य की नीति निर्माण और स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये वैश्वीकरण की संप्रभुता को खतरा या सीमा बोल सकते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स वाले केवल वैश्वीकरण के ही ऊपर हैं, यूनिट 1, ठीक। नेक्स्ट मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, ठीक। फिर आता है क्षेत्रीयता क्या है। अच्छा, वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित करता है। यहाँ पे एक वर्ड है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या होता है? IMF फुल फॉर्म में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह इंटरनेशनल मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख विश्व स्तर की संस्था है। अगर कोई भी देश चाहे तो इससे लोन ले सकता है। ये कहाँ पे है भैया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की शायद राजधानी, सॉरी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर या मतलब अमेरिका में है, या तो वाशिंगटन डीसी में है या न्यूयॉर्क में है, मैं भूल रहा हूँ। वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो बहुत सारे देश इसके संस्था हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, कोई भी देश इसमें लोन ले सकता है, लोन, ठीक है। भारत भी लोन लिया इससे। IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो मौद्रिक सहयोग, यानी कि आपको पैसे की जरूरत है तो हेल्प करेगा। वित्तीय स्थिरता, भुगतान संतुलन की समस्याओं से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक क्या है? तो विश्व बैंक जो है विकासशील देशों में गरीबी कम करने, आर्थिक विकास और विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है विश्व बैंक। नाम सुनने से ही है विश्व का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक क्या है? एक बैंक है विश्व स्तर का। इसके कई देश सदस्य होते हैं। जो भी देश इसके सदस्य हैं वो पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, लोन लीजिएगा तो फिर इंटरेस्ट रहता है अलग, और जमा कीजिएगा तो इंटरेस्ट रहता है अलग। अब आता है WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संस्था है। जो भी देश WTO के सदस्य होंगे, मान लीजिए आप WTO के सदस्य बन गए भारत, ठीक है। 1995 में भारत WTO का सदस्य बना। पहले इसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या नाम था? गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बाद में 1995 के बाद इसका नाम बदल दिया गया और WTO कर दिया गया, और भारत इसका सदस्य बना उसी दिन 1995 में। इससे क्या हुआ? जो भी देश इसके सदस्य बनेंगे वो ग्लोबलाइजेशन के मॉडल को अपनाएंगे, और कोई भी देश जो उसके सदस्य देश हैं, मान लीजिए 200 देश इसके सदस्य हैं, तो 200 देश आपस में किसी भी देश में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई रोक टोक के। लेकिन एक कंडीशन है कि कोई भी देश, जैसे भारत में अमेरिका का कोई कंपनी आके यहाँ पे व्यापार करना चाहता है तो वो करेगा बेझिझक, हम उस पर टैक्स लगा देंगे। ये 200% टैक्स देना होगा, 300% टैक्स देना होगा। मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है, 40 रुपये में कोई सामान बेचने खोजती है, भारत बोला कि हम 300% टैक्स लगा देंगे, तो अब ये 40 का 300% कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 या 12, 120 रुपया केवल टैक्स लगेगा, और 40 रुपया वो अपना सामान बेचेगा, यानी कि 160 रुपया में वो सामान आपको मिलेगा, 40 रुपये का सामान, क्योंकि भारत ने टैक्स लगा दिया है 300%, ठीक है। समझ रहे हैं ना? हाँ, वही चीज़ हो गया। तो ये टैक्स लगा देते हैं। नेक्स्ट TNC क्या होता है? तो TNC ये क्या होता है? बहुराष्ट्र कंपनियां होती हैं, ठीक। मल्टीनेशनल कंपनीज इसको बोलते हैं, नेशनल कंपनीज होती हैं ये, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक। यानी कि बहुत सारे देशों में ये कंपनीज होती हैं। ये कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन, व्यापार और निवेश करती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। जैसे कि MI हो गया, मोटरोला हो गया, ठीक है, एंकर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, उषा तो भारत का है लेकिन ये भी आपका मल्टीनेशनल, ठीक है। एप्पल का फ़ोन हो गया, वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग देशों में ये सर्विस देती हैं, अलग अलग देशों में इसका फैक्ट्री बसा हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी एक है जो साबुन बनाती है, ठीक है, वो भारत का सबसे बड़ी साबुन बनाने की फैक्ट्री है या कंपनी है।
तो वो कंपनी भी बहुत सारे देशों में है, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं अलग अलग देशों में, लेकिन प्रोडक्ट सेम उत्पादन करती हैं। और कोई कंपनी तो है, कोई कोई ऐसी कंपनी है जिसका नाम हर जगह सेम है, जैसे कि एप्पल, एप्पल की कंपनी का नाम हर जगह सेम है, ठीक है, जबकि ये बहुत सारे देशों में इसका फैक्ट्री है। और एप्पल का फ़ोन, आईफोन वगैरह, एप्पल का लैपटॉप वगैरह बनाती है, ठीक है। चलिए अब मैं डायरेक्टली आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। इसमें आपको पढ़ना है, चलिए इसको कर ही लेते हैं, यूनिट 2। इसमें करना है कि वर्तमान समय में कौन कौन सी मुद्दे चल रहे हैं विश्व में, ठीक है। तो पारिस्थितिक मुद्दे क्या है, पारिस्थितिक मुद्दा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। पारिस्थितिकी मुद्दा में जलवायु परिवर्तन, ठीक, वैश्विक तापमान का बढ़ना, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई और जितने भी तमाम प्रकार की पर्यावरण की समस्याएं, ओजोन परत अपक्षय, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला है हमारा जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन सिंपल सा है कि अचानक से आजकल देखिएगा कि मौसम बदल दे रहा है, जलवायु बदल जा रही है। तो जलवायु परिवर्तन इसी पर आधारित है, लंबे समय में पृथ्वी का तापमान, वर्षा, मौसम और जलवायु की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव हैं, ठीक। पेरिस समझौता क्या है, पेरिस समझौता, तो ये फ्रांस का राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, पेरिस, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस समझौता हुआ 2015 में अपनाया गया, यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता था। 2015 में क्या हुआ कि विश्व के बहुत सारे देश एक जगह बैठे हैं पेरिस में, पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी में बैठे। सब लोगों ने डिस्कस किया कि भाई इतना जो तापमान बदल रहा है, ठीक है, तो भारत बोल रहा है नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है चीन वाला, वो चीन, ये चीन जो है ना, इसी के कारण इतना तापमान बढ़ रहा है। तो चीन बोलता है अच्छा आपके कारण नहीं बढ़ता है। तो अलग अलग देश बैठे, तो कोई बोलता है नहीं 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 चीन नहीं, अमेरिका है, अमेरिका सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ा रहा है। तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो तुम फैला रहा है रे, हैं जापान। तो अलग अलग देशों को दोष दे रहे थे, ठीक है, ये पेरिस समझौता में। तब उन्होंने डिस्कस किया कि नहीं, सभी देश पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और कुछ पैसा डोनेट करेंगे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है। ये पेरिस समझौता था जो कि 2015 में आयोजित हुआ, ठीक है। कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। विश्व के कई देश इसमें भाग लिए थे। पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता था, जिसका उद्देश्य वैश्विक ताप वृद्धि को कम करना। ताप वृद्धि मतलब तापमान, हाँ देखिए आजकल तापमान कितना हो जाता है, 42 डिग्री 43 डिग्री। अब बोलिएगा तापमान बढ़ जाएगा तो इससे हमारा क्या, आपका क्या, आपका क्या फर्क पड़ेगा। तापमान बढ़ जाएगा तो एसी लगवा लेंगे, एसी तो नहीं है मेरे पास यार, पंखा है। अच्छा कूलर लगा लीजिएगा, नहीं, ये मुद्दा क्या है, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा। सुनिए, हमारे पास 7 महादेश हैं, 7 महादेश में एक महादेश है जो कि है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश कहते हैं। वो पूरा का पूरा महादेश ही क्या है मालूम है ना, बर्फ का पहाड़ है। वो महादेश पूरा का पूरा बर्फ से बना है। श्वेत महादेश अंटार्कटिका पूरा का पूरा श्वेत और बर्फ से बना है। इसके अलावा हमारा एक पहाड़ है जिसको हम लोग हिमालय बोलते हैं, ठीक, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। ये भी पूरा का पूरा ग्लेशियर और बर्फ से बना है, ठीक। अगर ये सब पिघल गया तो क्या होगा, सोचिए, अगर ये सब पिघल गया तो भारत और विश्व के तमाम जो भी छोटे छोटे इलाके हैं, देश हैं, ठीक है, टापू है, वो सब डूब जाएगा। समुद्र के किनारे हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हमारा समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ है, वो डूब जाएगा। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर का एरिया में फैला हुआ है, ये डूब जाएगा। मॉरिशस एक देश है, श्रीलंका एक देश है, ठीक, मलेशिया एक देश है। इन सभी देश जो समुद्र के किनारे है एकदम साइड में, वो सब डूब जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये संकट है। अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो वो पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा तो कहाँ जाएगा, बह बह के समुद्र में जाएगा, समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और ऊंचा होगा, और ऊंचा होगा तो फिर वो सब डूब जाएगा। इसीलिए विश्व तापमान जो है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वैश्विक तापमान वृद्धि, इसको कम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, समझे। ये मेन मुद्दा है कि विश्व के जो समुद्र के किनारे के देश हैं वो डूब जाएंगे। समझ गए होंगे मेरी बात। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता जितने भी पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित हैं इन सबको कम करने के लिए किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? तो आपने सुना होगा कि यार अभी आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक हिंसक गतिविधि को कहा जाता है जिसका प्रभाव, उद्देश्य, संगठन एक से अधिक देशों से संबंधित हो सकता है, जिनका उद्देश्य राजनीतिक और वैचारिक दबाव उत्पन्न करना है। जैसे कि आने वाले दिनों में आपने सुना होगा ISIS एक है, ठीक है। ISIS क्या है? इस्लामिक कंट्रीज ऑफ ISIS इस्लामिक कंट्रीज ऑफ ईरान एंड सीरिया करके कुछ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। तो बहुत सारे देश विश्व में आतंकवादी संगठन हैं जो देखिएगा कि अटैक करते रहता है अचानक से, पॉलिटिकल मुद्दा हो या इकोनॉमिकल मुद्दा हो, मुद्दा बहुत सारे होते हैं लड़ने के लिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ऐसी हिंसक गतिविधि को कहा जाता है जिसका प्रभाव, उद्देश्य, संगठन, संचालन एक से अधिक देशों से संबंधित है और इसका कारण राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, गैर राज्य अभिकर्ता क्या है? ठीक है, व्हाट आर नॉन स्टेट एक्टर्स। गैर राज्य अभिकर्ता क्या है? तो गैर राज्य अभिकर्ता वे संगठन या समूह हैं जो राज्य सरकार नहीं होते हैं लेकिन वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गैर सरकारी संगठन और कुछ सशस्त्र समूह शामिल होते हैं। ठीक है, फिर राज्य आतंकवाद है। 9/11 की घटना क्या है? देखिए, 9/11 की एक घटना हुई, ठीक है। ये 9/11 की घटना कहाँ पे होती है? 9/11, एक मिनट, देखिए ये है 9/11 की घटना। क्या है, क्या देखने को मिला आपको? दिख रहा है कुछ? आग जल रहा है और क्या है? ये 4 हवाई जहाज ने इस पे जाके अटैक कर दिया था और इसको उड़ा दिया था। अब ये फोटो देखिए, देख लिए 2 फोटो। तो ये है अमेरिका का 2 शहर, वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जिसको बोलते हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, देखिए, तो ये घटना अमेरिका के 2 शहरों में हुआ था। इसमें अमेरिका के 2 शहरों को बम से और हवाई जहाज से अटैक करके उड़ा दिया गया था। इसका नाम था अमेरिका का रक्षा मंत्रालय और अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि विश्व व्यापार केंद्र, दोनों को उड़ा दिया गया। इसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 9 सितंबर, ठीक है, सॉरी 11 सितंबर को ये घटना हुई थी। सितंबर मतलब 9, 11 मतलब 11 तारीख और 9 मतलब सितंबर महीना, ठीक है। यानी कि 11 सितंबर को समय नहीं, ईयर था 2001, ठीक है। 11 सितंबर 2001 को ये घटना हुई थी जिसमें 3000 लोग मारे गए थे अमेरिका के, और अल कायदा की एक संगठन थी, आतंकवादी संगठन, जिसको ये अटैक किया था। ठीक, समझ रहे हैं? अब अमेरिका के कोई अटैक करेगा, इतने आदमी मर जाएंगे, अमेरिका की इतना संपत्ति नष्ट होगा, तो क्या अमेरिका छोड़ देगा? आपको लगता है? नहीं। फिर दोबारा अटैक किया, उसको खोज के मारा, ठीक है। और ये आदमी देखिए, ये आदमी इसका मास्टरमाइंड था, ओसामा बिन लादेन इसको कहते हैं, नाम सुने होंगे। ओसामा बिन लादेन, इसको अमेरिका कब खोज के मारा था मालूम है? 2011 में, 2011। और वो कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2001। 10 साल बाद ये खोज के इसको मारता है, समझ रहे हैं? अल कायदा नाम की ये संस्था को ओसामा बिन लादेन जुड़ा था। अल कायदा एक आतंकवादी संगठन था, ठीक। इसको जुड़ा और फिर क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। और ऐसा नहीं कि ओसामा बिन लादेन मूर्ख था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। इंजीनियर था और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो काफ़ी अमीर था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन एक गलत विचारधारा आदमी को देखिए क्या करवा देती है। नेक्स्ट, प्रवासन क्या है? प्रवासन मतलब होता है माइग्रेशन। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बसता है तो उसको प्रवासन कहते हैं। प्रवासन 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से जाकर के दूसरे स्थान में बसता है तो उसको प्रवासन कहते हैं। प्रवासन 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी, एक अस्थायी। जैसे मैं अभी तो घर आ गया हूँ, रांची में मुख्य रूप से अभी हूँ 2 साल से, मतलब 1 साल से, पिछले और 1 साल रहना है। तो वो मैं 2 साल के लिए रांची गया हूँ अस्थायी रूप से, क्यों? पढ़ने के लिए, ठीक है। तो प्रवासन 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी, एक अस्थायी। पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं तो वो अस्थायी हो गया। कोई जाता है परमानेंटली, जाके वहाँ पे घर बना के रह जाता है तो उसको अस्थायी प्रवासन कहते हैं। अस्थायी यानी कि परमानेंटली रह गया, ठीक है। तो आपके भी अगल बगल में कोई ना कोई गए होंगे, अस्थायी प्रवास किया होंगे,
और कोई अस्थायी प्रवास किए होंगे। ठीक है, तो 2 साल के बाद फिर मुझे घर आना है अपने गाँव बोकारो। तो मूल रूप से ये है अस्थायी और अस्थायी प्रवासन, समझ गए। माइग्रेशन एक होता है परमानेंट, एक होता है नॉन परमानेंट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रवासन के प्रमुख कारण क्या है। तो आदमी क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो रोजगार के कारण, आर्थिक अवसर के कारण, शिक्षा के कारण, युद्ध कभी हो जाता है तो वो उस स्थान को कुछ समय के लिए छोड़ देता है, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ वगैरह कहीं पे आ जाता है, भूस्खलन वगैरह, तो उस स्थान को छोड़ के कुछ समय के लिए चला जाता है। ठीक है, और बहुत सा आदमी बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए छोड़ के चला जाता है कि नहीं भाई हमको ना रांची में रहना है, वहाँ पे सब कुछ का सुविधा है, सोचता है बहुत आदमी, एजुकेशन अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है, पॉल्यूशन गंदा है। चलिए, बाध्यकारी प्रवासन क्या है, मतलब जबरन किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर मजबूर कर देना जबरन प्रवासन है। ठीक, जब लोगों को युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदा या अन्य गंभीर परिस्थिति, जैसे कि कोई मान लीजिए फैक्ट्री खोल रहा है तो उस स्थान को खाली करवा दिया, अब उसको मजबूरी में उस स्थान को छोड़ के जाना पड़ रहा है, या फिर कहीं पे युद्ध हो रहा है तो आदमी मजबूरी में अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, ये जबरन प्रवासन हुआ। शरणार्थी किसे कहते हैं, मान लीजिए किसी देश में उत्पीड़न हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, गंभीर खतरे हो रहे हैं, तो वो अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देश में शरण लेता है, तो उसको शरणार्थी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे दोस्त बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों को सताया जा रहा था। ठीक है, प्रवासन वैश्विक राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए प्रवासन होता है तो सीमा, एक व्यक्ति दूसरे सीमा में जाता है तो खतरा भी हो जाता है कि कहीं वो खुफिया व्यक्ति तो नहीं है। ठीक है, अनजान व्यक्ति हो सकता है, सीआईडी का काम करता है, खुफिया एजेंसी में काम करता है, मानव अधिकार उसको नहीं मिलेगा, जो आदमी को भारत में जो भारत का आदमी है उसको राशन कार्ड वगैरह है, आधार कार्ड है, वो सबको उसको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। जनसंख्या हमारी बढ़ सकती है और जिस देश से वो आ रहा है उस देश की जनसंख्या को घट सकती है। ठीक है, श्रम बाजार में प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रभाव पड़ेगा, नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ये खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट 3 आता है, वैश्विक शक्ति में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, विश्व की राजनीति में सैन्य और तकनीकी शक्ति का प्रभाव विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कभी अमेरिका ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, कभी रूस, तो कभी चीन ज़्यादा पावरफुल है, कभी हो सकता है भारत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, वैश्विक राजनीति में कभी कोई दूसरा देश तो कोई अन्य देश आगे पीछे शक्ति के मामले में होता रहता है। ठीक है, बस यही सब है और पूरा आपको पढ़ लेना है। ये यूनिट 1 से अब आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण क्या है, इसकी प्रमुख अवधारणा एवं वैकल्पिक दृष्टिकोण की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक अवधारणा, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक, उदारवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, फिर लास्ट में निष्कर्ष। देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि मैं आपका ये जो पीडीएफ है सब ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया हूँ, जो लोग नहीं इंस्टॉल किए इंस्टॉल कर लीजिएगा। थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये क्लास कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐप ज्ञान सागर, इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, प्ले स्टोर में भी सर्च करेंगे ना ज्ञान सागर, तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका इस तरह से आएगा बिरसा मुंडा का फोटो और ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेगा, फुल नेम और फ़ोन नंबर डालने का, इसको डालिएगा फुल नेम और फ़ोन नंबर, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, फ़ोन पे OTP को डालिएगा, यहाँ पे ऐप आपका ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको ऑल कोर्स में आना है, यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्स में। ठीक, ऑल कोर्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो क्या होगा, आपको सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी और NPU का कोर्स ले लेना है, 60 रुपया में 4 साल तक एक्सेस रहेगा। बोलिएगा भैया मेरा तो और 1 साल ही पढ़ाई है, 6 महीना, नेक्स्ट 8वां सेमेस्टर आएगा ख़त्म, तब ख़त्म हो जाएगा ना सभी पेपर का, सेमेस्टर 7 के सभी पेपर, 8 पेपर। ठीक है, उसके बाद आप किसी जूनियर स्टूडेंट को दे दीजिएगा, आपके घर के कोई ना कोई पढ़ते होंगे, या कोई दोस्त या कोई बहन, जो भी मिलेगा, भाई बहन, ठीक है, उसको आप अपना पास दे दीजिएगा तो वो पढ़ लेगा। फिर 4 साल तक एक्सेस रहेगा, ये 60 रुपये का, समझ रहे हैं ना, 4 साल तो 3 साल वो पढ़ेगा, 1 साल आप पढ़ लीजिए, एक ही पैसा में 60 रुपया में।
सभी पेपर का नोट्स मिल रहा है। देखिए 60 रुपया देने से अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है तो मैं कहूँगा कि ले लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। पेमेंट करने के बाद स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, फिर सेमेस्टर 7 में जाके अपना पेपर पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड भी हो जाएगा। तीर का निशान होगा नीचे में, उसको क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड भी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा PDF फिलहाल मैं दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं एक एक पेपर, और अगर आपको सभी चाहिए एक ही साथ तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। लेकिन मैं कभी कभी पेपर नहीं भी दे सकता हूँ क्योंकि हर चीज़ मैं फ्री में दे दिया तो फिर जिनको पास दिया हूँ 60 रुपया का, वो बोलेंगे भैया आप तो सब कुछ फ्री में कर दे रहे हैं, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ ना। इसीलिए मैं अभी दे रहा हूँ, ये PDF भी दे दूँगा और ऐप भी दे दूँगा। लेकिन मैं कहूँगा ऐप को ख़रीद लीजिए, 60 रुपया ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने एक एक आदमी को देखा है, एक एक सेमेस्टर का 1500 रुपया फ़ीस रखा है, लेकिन मैं 60 रुपया रखा हूँ, और एक सेमेस्टर का नहीं बल्कि कंप्लीट ग्रेजुएशन का फ़ीस है आपका। फिर भी दोस्तों बाय, जोहार, आपका प्यार और दुलार सभी के साथ बना रहे। बाय, ऑल द बेस्ट, जोहार। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अंतिम एग्ज़ाम है आप लोगों का, सेमेस्टर 7, इसके बाद सेमेस्टर 8, एक साल है, ठीक है।